अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन की डिफ़ाइंस, ये सिर्फ डिफ़ाइंस इसकी हमने करनी है। तो इसकी डिफ़ाइन है, अकॉर्डिंग टू WHO कम्युनिटी मेडिसिन इज़ डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स टू द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर टू अ गिवन कम्युनिटी। इसकी डिफ़ाइंस अब हम देखते हैं कि WHO ने कम्युनिटी मेडिसिन की डिफ़ाइंस जो की थी वो क्या है कि एक आर्ट एंड साइंस है और एप्लीकेशन ऑफ अ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, यानी नॉलेज और स्किल को यूज़ करना है किस काम के लिए, टू द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर जो है ना प्रोवाइड करने के लिए हमने टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स को यूज़ करना है टू अ गिवन कम्युनिटी, किसी भी एक कम्युनिटी की को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना एक प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स के ज़रिए, उस चीज़ को हम कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंस है डेफिनेशंस। नेक्स्ट डिफाइंस है हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन। Preventive medicine is defined as the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting physical and mental health and efficiency। ठीक है, इसकी डिफ़ाइन भी पब्लिक हेल्थ जैसी है, लेकिन पब्लिक हेल्थ की डिफ़ाइन में आप कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। प्रिवेंटिव मेडिसिन में सिर्फ ये बताएंगे, प्रिवेंटिव मतलब बचाव के लिए हम क्या करेंगे, डिसीज़ को प्रिवेंट करना है, लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है, ठीक है, कि ज़िंदगी की जो है ना उसको बढ़ाना है मुद्दत को, एंड प्रमोटिंग मतलब बीमारी की वजह से या ऐसी कोई डिसीज़ की वजह से जो अमवात है उनको कम करना है, डेथ रेट को कम करना है। प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग फिज़िकली मेंटली हेल्थ जो है उसको प्रमोट भी करना है, प्रोलॉन्ग भी करना है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव भी करना है। ये आ जाएंगी प्रिवेंटिव मेडिसिन में। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की डिफ़ाइन हमने पहले भी पढ़ी है, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। पब्लिक हेल्थ इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट। पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव मेडिसिन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि ये ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट के ज़रिए होंगी। प्रिवेंटिव मेडिसिन ये काम कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ के काम होंगे वो एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी की एफर्ट की वजह से हो सकता है, किसी एक इंसान के करने पे ये काम नहीं हो सकता। The sanitation of the environment, the control of communicable disease, the education of the individual in principle of hygiene, the organization of medical and nursing services for early diagnosis, prompt treatment and prevention of disease, development of social action which will ensure to every individual in a community a standard of living adequate for the maintenance of health। ये डिफाइन है पब्लिक हेल्थ की। नेक्स्ट है डिफाइन सोशल हाइजीन, यानी समाजी तौर पर माशी तौर पर जो है ना वो उनकी हेल्थ को मेंटेन करना है, उस हाइजीन को मेंटेन करना है। कैसे? सोशल हाइजीन यानी सोशली तौर पर जो डिसीज़ सेपरेट होती हैं। सोशली तौर पर डिसीज़ कैसे सेपरेट हो सकती हैं? कॉन्टैक्ट के ज़रिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर कॉन्टैक्ट होगा, उस कॉन्टैक्ट के ज़रिए जो है वो डिसीज़ जो है वो सेपरेट होंगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन। मोस्टली जो इसमें है वो आ रही हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन सेपरेट हो रही हैं, जैसे वॉपिंग कफ है वो भी सोशली तौर पर सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। और जो और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो कफिंग के ज़रिए या कॉन्टैक्ट के ज़रिए सेपरेट होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, मेन उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, बाकी डिसीज़ तो फिर भी ठीक हो सकती हैं, तो हमने उसको सबसे पहले कंट्रोल करना है, ये उसी के हवाले से है। सोशल हाइजीन्स रेफर टू द साइंस ऑफ प्रिवेंशन and treatment of sexually transmitted infections including the rehabilitation of the patient। सोशल हाइजीन में ये इंक्लूड होता है कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ हैं उससे बचाना भी है, प्लस उसकी कंप्लीट रिहैबिलिटेशन भी करनी है, यानी पेशेंट जो है वो कंप्लीट रिहैबिलिटेशन, कंप्लीट सेहत हो जाए वापस, यानी कि ना एक दफ़ा डिसीज़ जो है इन्फेक्शन अगर किसी को हो गई है तो उसको प्रॉपर जो है रिवर्स पे लेके आना, पहले जैसा करना, ठीक है। नेक्स्ट दो डिफाइंस है इंडिविजुअल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ। इन दो डिफाइंस में डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इंडिविजुअल हेल्थ जो है कि वर्ड से समझ आ रही है, इंडिविजुअल हेल्थ वो होगी जो किसी एक बंदे की हेल्थ की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ में वो आएगी जिसमें पूरी कम्युनिटी जो है वो हेल्दी होगी। तो हम डिफरेंस इसका देख लेते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ रेफर टू अ स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। एक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम है ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शन टू इनेबल हिम और हर टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शंस इन एवरीडे लाइफ, यानी ये किसी पर्सनस की या इंडिविजुअल की
एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल है जिसके ऊपर उसके बॉडी और उसके फंक्शंस, जैसे कि किडनी जो है एक पार्ट है बॉडी का, वो प्रेजेंट तो है लेकिन उसके फंक्शन भी सारे नॉर्मल हों, बॉडी और इसके फंक्शन नॉर्मल काम करने की एबिलिटी रखते हों, तो उस चीज़ को हम इंडिविजुअल हेल्थ करते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। इट इज़ रेफर टू अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल की सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है हेल्थ का, उस चीज़ को हम इंडिविजुअल हेल्थ कहेंगे। कम्युनिटी, उसी में अगर कम्युनिटी हेल्थ देख लें, कम्युनिटी हेल्थ इज़ कंसर्न्ड विद द अवेलेबिलिटी and accessibility of adequate resources for the care of the group of people living in a community। एक कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब को जो है ना एडिकेट रिसोर्सेज जो उनको ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती हैं वो उनको अवेलेबल भी हों और उन तक उनकी रसाई भी हो, उस चीज़ को कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड है ये जो आएगी, इट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी, ठीक है। एक कम्युनिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब की हेल्थ का एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल होगा। कम्युनिटी वर्ड एक्चुअली निकला कहाँ से है? कम्युनिटी मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ अ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। हेल्थ की डिफाइन आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, और अगर हेल्थ कम्युनिटी को जो हम मिक्स करके पढ़े हैं तो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ की डिफाइन आएगी, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस में अपने यही करना है कि ये है इंडिविजुअल हेल्थ जो है वो स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शन विच इनेबल द इंडिविजुअल टू परफॉर्म इट्स एवरीडे लाइफ, डिफाइन हो गई। कम्युनिटी हेल्थ में आ जाएगी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एडिकेट रिसोर्सेज फॉर द केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी। नेक्स्ट डिफरेंस में एक तो होगी इनकी डिफाइंस, दूसरी नेक्स्ट डिफरेंस में आ जाएगा इंडिविजुअल हेल्थ में कि इंडिविजुअल हेल्थ रेफर टू अ स्टेट ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल होगा उस चीज़ को इंडिविजुअल हेल्थ कहेंगे। एंड community health refer to a satisfactory level of health of a group of people living in a community। community health, अब community की define हो गई। community health refer to a group of people in the environment, in their environment, एक environment में रहने वाले एक मतलब people होते हैं, ये community की define। हेल्थ, अब हम बात करते हैं healthy community कौन सी होगी, ठीक है। एक individual की तो समझ आ रही है, फिज़िकली भी और मेंटली भी अगर वो एक्टिव है, काम करने की एबिलिटी रखता है, तो वो हो गया इंडिविजुअल की हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ जो है वो हम हेल्थी कम्युनिटी क्या होगी वो हम पढ़ लेते हैं। अ हेल्थी कम्युनिटी इज़ दैट कम्युनिटी वेयर द सराउंडिंग आर कंडक्टिव टू हेल्थफुल लिविंग, यानी जहाँ ऐसा कम्युनिटी हेल्थी कम्युनिटी वो होगी जिसमें उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है वो भी, जो माहौल है, सराउंडिंग्स जो है वो भी हेल्थी हों, यानी क्लीन वाटर। सब उसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी? दिस सराउंडिंग इंक्लूड्स हाउसिंग, water supply, excreta disposal and good nutrition। It is therefore implies that a healthy community is one where, एक healthy community वो होगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। कौन सी? wholesome water supply is available, well ventilated accommodation is satisfactory, यानी well ventilated accommodation यानी हर एक जो फैमिली है उनके लिए एक अलग घर हो, ठीक है, well ventilated हो, उनको जो है वो अलग हो, उनको जो वेंटिलेट हो, हवा की क्रॉसिंग हो, वो चीज़ हम कहते हैं, ठीक है। एडिकेट फूड इज़ अवेलेबल, खाने के लिए मुकम्मल फूड अवेलेबल हो। वर्किंग कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री, वर्किंग कंडीशन जो है सेटिस्फैक्ट्री हो। रिफ्यूज़ एंड एक्सक्रीटर डिस्पोजल इज सेटिस्फैक्ट्री, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर जगह बनी हो। ऑप्टिम हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल, यानी जो है वो जैसे RHC हैं, कम्युनिटीज़ में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, वो सारे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हो, तो वो जो है कम्युनिटी जो है हेल्थी कम्युनिटी कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ about health problem in Pakistan। Health problem in Pakistan, next topic। The health status of the people of the Pakistan is evident by high mortality rates। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मोर्टेलिटी रेट जो है उनका कम होता है, क्योंकि उन्होंने डेथ रेट को कंट्रोल किया हुआ होता है। एट द सेम टाइम उन्होंने बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया होता है। जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कंट्रोल होंगे तो पॉपुलेशन विद इन द रीच होगी। पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है और जो पॉपुलेशन की बर्थ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर पाकिस्तान में देखें तो 95 पर 1000 लाइव बर्थ है। मटर्नल मोर्टेलिटी रेट अगर देखें तो 340 पर 1000 लाइव बर्थ है। मटर्नल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपने इनकी डिफाइंस पहले भी पढ़ी हुई हैं। द नंबर ऑफ अ डेथ अकर्ड इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ अ एज, इन्फेंट कहेंगे,
एंड maternal mortality rate मीन्स के आफ्टर द डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी से लेके प्रोपेरियम यानी 42 डेज़ ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी वाली जो टाइम है उसके अंदर अगर उसकी डेथ हो जाए बट नेचुरल काज ना हो, यानी कि अल्लाह की तरफ से डेथ ना हो, नेचुरली ना हो, बाकी किसी भी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से ना हो, बाकी प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी भी इशू की वजह से उसकी डेथ हो जाए तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी इज़ हाई इन द कंट्री एंड इज़ एस्टिमेटेड अंडर 5 ईयर। 5 ईयर के नीचे जो चिल्ड्रंस है उसको उसमें हम एस्टिमेट करेंगे तो उसमें टोटल कितना था 136 पर 1000 लाइव बर्थ। अब ये तो था 5 ईयर में। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन की डेथ रेट जो होती हैं वो होती है अंडर मतलब 1 ईयर में। 1 ईयर में भी स्पेशली जो चिल्ड्रंस की डेथ होती है, मोस्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ न्यू नेट्स अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ। अब फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ में जो है वो उसके काज क्या हो सकते हैं, काज उसके हैं ड्यू टू प्री टर्म बर्थ। एक तो ये है कि बर्थ जो है वो टाइम से, डिलीवरी जो है वो टाइम से पहले हो गई है, रीज़न ये होगी। दूसरा हो गया एस्फेक्शिया, मतलब अगर उसकी नोट जो होती है, कोड जो होती है बेबी की नेक एंड शोल्डर के इर्द गिर्द अगर होगी, लिपटी हुई होगी तो उसकी वजह से प्रेशर आएगा। अगर उसको हम स्लिप आउट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से बेबी को जो है ना वो हो सकती है बर्थ एस्फेक्शिया हो सकता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरी बात, अगर डिलीवरी में डिले करेंगे तो भी जो है ना उसके ऑक्सीजन कोड अब हमने जो है ना वो कर दी है, कट करने में अगर डिले करेंगे, डिलीवरी के प्रोसीजर में अगर डिले हो गए, बेबी जो है वो नीचे आ गया, हेड क्राउनिंग पे हो गया है, लेकिन उसके जो है ना वो पूरी डिलीवरी नहीं हो रही, उसकी वजह से भी एस्फेक्शिया हो सकता है। इन्फेक्शन, मतलब अगर क्लीन नहीं करेंगे हम उसको, स्टीराइल तरीके से डिलीवरी नहीं होगी या स्टीराइल तरीके से बेबी की कोड को कट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, टेटनस हो सकती है। ठीक है। बर्थ इंजरी, ये प्रॉब्लम भी एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है अब बेबी में, न्यूनेट में, या उसमें जब हेड जो है वो क्राउनिंग पे होगा तो अगर उसकी हेड की मूवमेंट को या मैटरनल मूवमेंट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हेड को इंजरी हो सकती है। उसमें या तो पानी लीक हो सकता है, लीकिंग हो सकती है, या फिर उसमें ब्लड पूल बन सकता है। ठीक है, वाटर पूल या ब्लड पूल बन सकता है, ये होगी इन्फेंट में। उसके बाद जो है ना ये होगी चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट। अब बात करते हैं हम सेकंड, फीमेल या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है हमने पढ़ा है कि 340, इसके पहले आप डिफ़ाइन भी लिख सकते हैं कि डिफ़ाइन क्या है, उसका रेट है 340 पर 1000 लाइव बर्थ है। फीमेल मोर्टेलिटी रेट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन मेल। क्यों? मैनी वुमेन्स डाइंग ड्यू टू चाइल्ड बर्थ की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन में देखिए मेल न्यूट्रिशन की डिफाइन हमने प्रीवियसली पढ़ी हुई है कि इट इज़ अ सीरियस कंडीशन है इन विच योर डाइट या पर्सन डाइट डज नॉट कंटेन एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उसको मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। मेल न्यूट्रिशन इसके हमने डिफाइन जो पीछे पढ़ा था कि मेल न्यूट्रिशन जो है रेजिस्टेंस जो है उसको डिक्रीज़ कर रही होती है। मोस्ट अप्रिसिएबल सेक्शन जो है यंग चिल्ड्रन जो है उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिसीज़ के खिलाफ लड़ने को जो है ना डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। मेलन्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट टू यंग चिल्ड्रंस मोर्टेलिटी बाय इंक्रीजिंग सस्केप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। जब उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिसीज़ के खिलाफ लड़ने की कम हो जाएगी तो उसी तरह से उनकी जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस, डिसीज़ उनको लगने के चांसेस जो है ज़्यादा होंगे। Malnutrition remain a major health problem affecting the life of several thousand Pakistani children. Malnutrition जो है several thousand Pakistani children जो है उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2000 यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2000 ने एस्टिमेट किया था दैट 13% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ द एज एग्जिबिटेड 3rd डिग्री प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन। प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन की भी 3 डिग्रीज होती हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसमें डिफरेंट साइन सिम्टम्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 13% जो ऐसे चिल्ड्रंस हैं 5 ईयर से जिनकी एज कम है जिनको 3rd डिग्री प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन है। प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन ये होता है कि अगर प्रोटीन का इंटेक हम पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, कैलोरीज यानी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हम पूरे तरीके से नहीं करेंगे तो हमें मेलन्यूट्रिशन जो है उन पर्सन को मेलन्यूट्रिशन हो सकती है, बच्चों को मेलन्यूट्रिशन हो सकती है। ठीक है, ये प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन, प्रोटीन की सोर्सेज कौन सी हैं, कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज कौन सी है, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस लेने में डिफ़िकल्ट होना। रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन जो है उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, जब कोई भी डिसीज़ जो है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ जो हो गई, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गई है, निमोनाइटिस या निमोनिया हो गया है,
तो ये जो निमोनिया वगैरह है, इन सब चीज़ों से जो है ना रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकती है। अब होती कैसे है कि जब ये इन्फेक्शंस होती हैं वो बॉडी को प्रिवेंट करती हैं कि बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है ना वो ना जाए या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन का इन्हेलेशन जो है वह कम हो जाता है। एक्सहेलेशन, सांसें जब लंबी लंबी या गहरी गहरी आनी शुरू हो जाती हैं तो उसका जो है एक्सहेलेशन जो है वह ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो ये लीडिंग काज ऑफ इलनेस है, ठीक है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है चिल्ड्रंस में। यूजली ये काज होती है वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्फेक्ट किस पार्ट को करती हैं, नोज़ को कर सकते हैं या सेंसस को कर सकते हैं, थ्रोट को हो सकता है। इफ़ इन्फेक्शन अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो अगर इन इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह से वो फर्दर जो है बॉडी में ऑक्सीजन कम होने की वजह से डेथ भी काज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डायरिया। तो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है बच्चों में डेथ अंडर 5 ईयर ऑफ एज में डेथ में वो है डायरिया, ठीक है। डायरिया जो है ना ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होता क्यों है, वायरस की वजह से हो सकता है, पैरासाइट की वजह से हो सकता है, किसी डाइट के चेंज करने की वजह से हो सकता है, बॉटल फीडिंग की वजह से डायरिया हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है। डायरिया पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। तो अभी हम डायरिया की सिर्फ समझ लेते हैं कि होता क्या है। डायरिया यूजुअली अगर मोशन जो है वो लूज मोशन या वाटरी स्टूल 3 टाइम से ज़्यादा आ जाएँ तो उस चीज़ को हम डायरिया कहते हैं, ठीक है। वाटरी स्टूल जो है पास कर जाएँ मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे तो उसे हम यूजुअली डायरिया कहते हैं। डायरिया के डिसऑर्डर्स हैं फीडिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एस्टिमेट किया था कि 40 to 50% ऑफ आल चिल्ड्रंस डेथ ऑफ अ चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर ऑफ एज इन पाकिस्तान आर ड्यू टू डायरिया। 40 to 50% ऑफ चिल्ड्रंस जो अंडर 5 ईयर ऑफ एज में बच्चों में डेथ होती है वो डायरिया की वजह से होती हैं पाकिस्तान में। ड्यू टू डायरिया 51% ऑफ द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम डायरिया इन द समर। 51% जो है वो समर में इसके साथ इफेक्ट होते हैं एंड 30% ऑफ द चिल्ड्रन जो इससे इफेक्ट होते हैं विंटर में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट इज़ एसोसिएटेड विद द इन्फेंट। अगर लो बर्थ वेट होता क्या, अगर बेबी का वेट जो है वो 2.5 kg से कम होगा तो उसको जो है हम लो बर्थ वेट कहेंगे। लो बर्थ वेट इज़ एसोसिएटेड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम है। ओनली अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रॉब्लम तो है लेकिन कितनी है, ओनली अबाउट 10% ऑफ द चिल्ड्रंस आर बोर्न वेइंग लेस दैन 2.5 kg। सिर्फ 10% ऐसे चिल्ड्रंस होंगे 1000 में से या 100 में से जिनका वेट जो है 2.5 kg से कम होगा। लेकिन यही रेट अगर हम पाकिस्तान में देखें तो लो बर्थ वेट इन्फेंट अकाउंट फॉर 80 to 80.5% ऑफ आल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में यही मोर्टेलिटी रेट जो है वो 80% से ज़्यादा है। लो बर्थ वेट रेट इज़ 25% एंड इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द फाइनेंशियल रिसोर्स। अब यहाँ तक उन्होंने क्या कहा है कि एक तो लो बर्थ वेट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होता है लेकिन वहाँ पे ये रेट सिर्फ 10% तक है। पाकिस्तान में यही रेट इंक्रीज़ होकर 20% 80% से ज़्यादा हो गया है, जिसमें से 20% जो डेथ रेट है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से होता है। बाकी के काज डिफरेंट हैं लेकिन 25% तक काज जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। पुअर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन यानी लार्ज फैमिलीज़ होती हैं उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होती हैं और सैनिटरी अरेंजमेंट्स भी कम होती हैं, खाने पीने की उनके जो है वो नहीं होती। मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे आदमियों को खाना जो पहले दिया जाता है, औरतें बाकी बचा जो है वो खाती हैं, इस तरह ना उसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहते हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी एक्सपीरियंसिंग द हायर रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। एंड इन्फेंट इज स्टेटेड to be of low birth weight when its weight is at a birth is less than 2.5 kg. Regular antenatal care and nutritional education to mother could lead to be a considered revolutions in the population of low birth weight babies, therefore decreasing infant mortality. अगर प्रॉपर इसे एंटीनेटल केयर मदर को मिलती रहे, प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर चेकअप होता रहे, प्रॉपर मेडिकेशन की होती रहे, ठीक है, तो लो बर्थ वेट बेबी की प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अर्ली डिटेक्शन, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और एंटीनेटल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें सोशल प्रॉब्लम। पाकिस्तान में टोटल 12 प्रॉब्लम्स हैं अभी जो पढ़ रहे हैं वो सोशल प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी पॉपुलेशन का बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट नौकरी ना होना, हाउसिंग
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर क्रिएटिंग न्यू सोशल प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें जो है ना वो न्यू सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन द होप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्रिएट स्लम कंडीशन इन द सिटीज़। रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोगों की माइग्रेशन जो है वो भी जो है ना वो सिटीज़ में स्लम कंडीशन यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हो रही है। हाउसिंग बिकम इनएडिकेट, हाउसेज जो है वो इनएडिकेट हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, ठीक है, उनका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। एक्सपेंसिव हो गए हैं, कंजस्टेड यानी तंग हो गए हैं। स्कूल बिकम ओवर क्राउडेड, स्कूल जो है वो ओवर क्राउडेड हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट बिकम इनएडिकेट, ट्रांसपोर्ट जो उनकी कोई तरतीब नहीं रही वो भी इनएडिकेट हो गए हैं। एक्सीडेंट बिकम मोर कॉमन, एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। The individuals and group of the communities living in the villages, towns, cities and the province of Pakistan have different social needs which require devising of method, ways and means to deal with ever-changing condition। यानी अब इसके अलावा जो विलेजेस, टाउन या सिटीज़, प्रोविंस में जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके अपनी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर एक आइडियल वे, आइडियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है जिसकी वजह से इनको सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान में जो है ना अर्बनाइजेशन यानी सिटीज़ ज़्यादा बनने की वजह से, तरक्की होने की वजह से इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं। फ्यू सर्कमस्टेंस, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं विच अल्टीमेटली लेड टू आइडलनेस, इलिटरेसी एंड लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइफ ऑफ अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ रूरल टू अर्बन इज़ चेंज्ड। जब एक पर्सन जो है वो रूरल से अर्बन एरिया की तरफ आता है तो उसकी लाइफ जो है चेंज हो जाती है एंड द पर्सन फील ग्रेट रिलीफ फ्रॉम सोशल बाउंड्स एंड ट्रेडिशंस। अपने आप को वो जो पीछे देहात में, विलेजेस में सोशल और कस्टम से, ट्रेडिशनल बॉन्ड्स ने उसे जो है वो बाउंड करके रखा होता है, ट्रेडिशनल सोशल कस्टम्स जो है उसने बाउंड करके रखा होता है, उस चीज़ को सिटीज़ में आके अपने आप को बिल्कुल फ्री और रिलीफ फील करते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ दिस रैपिड ट्रांजिशन यानी रैपिड ट्रांजिशन रूरल से अर्बन एरिया की तरफ ये अचानक ज़िंदगी तब्दील हो जाना, लाइफ जो है उसमें तब्दीली आना, इज़ मैनिफेस्टेटेड इन द शेप ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गैम्बलिंग जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, डिज़ायर ऑफ गेटिंग रिच क्विकली, उनको दूसरों की तरफ, शहर की तरफ आके जो गाँव की तरफ से आए होते हैं उनको में ये चाहत होती है कि वो एक रात में ही अमीर हो जाएं, ठीक है। एंड अदर सोशल प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है जैसे अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन वगैरह इसमें कॉमन हो जाती हैं। द रेमेडी में कैन बी फाउंड इन सोशल प्लानिंग लाइक प्रोविजन ऑफ सफिशेंट जॉब्स। अगर सफिशेंट जॉब इन सबको मिले उनकी फैसिलिटीज़ के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है। सोशल असिस्टेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ फॉर दोज इन नीड टू हेल्प ओवर द पीरियड ऑफ स्ट्रेस। ये चीज़ जो है अगर इसको प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो स्ट्रेस या डिसऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल इन्वायरमेंट में उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलिटरेसी। इलिटरेसी होता क्या है? इलिटरेसी इज़ अ कंडीशन या स्टेट इन विच समवन इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट। एक ऐसी कंडीशन है, इलिटरेसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है वो लिखने या पढ़ने के काबिल नहीं हो। मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तानीज आर इलिटरेट। पाकिस्तान में जो है वो 60% जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, ना पढ़े, जो अनपढ़ हैं, ठीक है। ओनली 48% ऑफ द चिल्ड्रंस आर बीइंग एजुकेटेड इन प्राइमरी स्कूल्स। अब जो 48% तक ऐसे चिल्ड्रन हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूल तक जो है एजुकेशन हासिल की हुई है, ठीक है, मिडिल तक यानी जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है ना वो बहुत सारी, मतलब उतनी जो है सिर्फ 20% तक पॉपुलेशन ऐसी रहती है जो हायर एजुकेशन तक गई है पाकिस्तान में। अब इस इलिटरेसी की वजह क्या हो सकती है? इलिटरेसी जो है इसकी मेजर काज जो है सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इसका काज है, यानी लोगों के पास नौकरी नहीं होना। पोवर्टी, गरीबी जो है, ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही होती हैं, ठीक है। लो बजट, फैमिली के लिए जो है बजट जो है वो लो हो जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं या इनएडिकेट हैं। लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। बाय जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं इनमें एजुकेशन दी जाती है और क्वालिटी दी जाती है जिसके जो मैट्रिक लेवल तक अगर पहुंच गए हैं तो अपने आप को इस काबिल कर सकते हैं कि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल एंड अनएजुकेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल। अच्छा, अगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना कि पॉलिसीज़ ठीक नहीं है तो लोगों का बिहेवियर भी वैसा ही है। लोग जो पढ़े लिखे नहीं होंगे या जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा उनका बिहेवियर ऐसे ही इररिस्पेक्टिव होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा। वो चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ें, वो बचपन से ही कह देते हैं कि कमाना शुरू करें,
अब वो अर्निंग उनको उस टाइम तो लग रहा होता है कि ये कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि इस अर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यही वो पढ़ लेते तो कुछ बेटर काम कर रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीज़। लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ आर प्रिवलेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो सेपरेट हुई। पार्टिकुलर अटेंशन हैज़ टू बी पेड टू दोज डिसीज़ विच आर एसोसिएटेड विद पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। अब पर्टिकुलर इंटेंशन जो है वो इसकी तरफ दी गई उन डिसीज़ की तरफ जो पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की वजह से हो रही थी। ठीक है, जैसे मलेरिया, उसके बाद कुछ इरिडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर। उसमें मलेरिया कंट्रोल है, ट्रैकोमा कंट्रोल, लेप्रोसी, BCG, ट्यूबरकुलोसिस, डायफथरिया, वॉपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, मीजल्स are common infectious disease against which immunization is conducted in Pakistan on routine basis। ये सारी वो डिसीज़ है जिनके ख़िलाफ़ जो है वो रूटीन बेसिस में इम्यूनाइजेशन जो है वो दी जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है, इस कंडक्ट की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है ना उन्होंने जो रेकमेंड किया था कि इनके ख़िलाफ़ वैक्सीन लगानी है तो रूटीन बेसिस पे पाकिस्तान में की जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सच स्टेप विल गो अ लॉन्ग वे टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द नेशन एंड रिड्यूस द मिजरी ऑफ जनरल पॉपुलेशन की जो है मिजरी, उनकी परेशानियों को और बीमारी को ख़त्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर। स्क्वेलर जो होती है द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लीजेंट स्पेशली एज अ रिज़ल्ट ऑफ पॉवर्टी। स्केलर का मतलब होता है गरीबी की वजह से ऐसी कंडीशन हो जाना, एक्सट्रीमली डर्टी हो जाना या अनप्लीजेंट इन्वायरमेंट होना, उस चीज़ को हम स्क्वेलर कहते हैं। टू प्रोवाइड अ हाउस फॉर एवरी फैमिली इज़ नॉट एन ईजी जॉब। हर फैमिली को हाउस देना, वो घर देना, वो एक ईजी जॉब नहीं था। हाउएवर गुड अटैम्प्ट हैव बीन मेड टू बिल्ड कॉलोनीज ऑफ हाउसेज इन सब अर्बन एरियाज ऑफ लार्ज सिटीज़। लार्ज सिटीज़ में जो एरियाज़ थे उनमें जो है वो कॉलोनीज ऑफ हाउसेज जो है बनाए गए। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं कोरंगी टाउनशिप एंड लेंदी कॉलोनी फ्रॉम वेयर द रेजिडेंट्स डू नॉट हैव मच डिफ़िकल्टी इन कमिंग टू अर्न द लाइवहुड इन कराची में 2 टाउन्स ऐसे बनाए गए, वो इसकी एग्जांपल है जिसमें लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी हाउसिंग उनको दी जाती है, घर उनको दिया जाता है जहाँ पे रह के वो अपनी लाइवहुड जो है अर्न कर सकते हैं। सच प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद द मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स, इसके अलावा मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाए गए एंड हाउसेज ऑन हायर परचेज सिस्टम्स, यानी हायर परचेज सिस्टम के ऊपर हाउसेज दिए जाते हैं। और द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग साइट, जिसके साथ उनको बिल्डिंग साइट यानी घर बनाने के लिए जगह भी दी जाती हैं विद द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पे घर को कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो लोन भी दिया जाता है। कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाउसलेस टू ग्रेट एक्सटेंट। हाउसलेस को बहुत मतलब हाउसिंग प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक उन्होंने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, पहले उसमें ये बताया कि हर फैमिली को घर देना जो है वो इजी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कॉलोनीज़ ऑफ हाउसेज जो है वो बिल्ड की थी, जिसमें कराची की 2 कॉलोनीज़ की एग्जांपल भी बताई हुई है। उसके बाद उन्होंने मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाने शुरू किए जहाँ पे हायर परचेज सिस्टम के ऊपर जो है ना वो घर मिलते थे। ठीक है, उसके अलावा उन बिल्डिंग साइट देते थे, साथ लोन भी देते थे घर को कंस्ट्रक्शन के लिए। ये चीज़ें सारी जो है ना उन्होंने हेल्प आउट की थी थोड़ी पीपल्स की जिनके पास घर नहीं था एक स्टार्ट लेने के लिए। नेक्स्ट है वांट। वांट वैसे तो ज़रूरत या कमी को कहते हैं। तो अब यहाँ पे मतलब किस टाइम उसकी ज़रूरत है और किस टाइम उसकी कमी हुई है, ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। सोशल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, ये वो चीज़ें होती हैं जो अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं ना तो वहाँ पे सोशल एश्योरेंस का मतलब है रिहाइश मिले, खाना हो, ठीक है, और काम वर्किंग आवर्स जो है सेटिस्फैक्ट्री हो, तो उस चीज़ को हम सोशल एश्योरेंस कहते हैं। सोशल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी इज़ अवेलेबल टू अ लिमिटेड एंड फॉर्चुनेट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। अब ये चीज़ें जो है सिर्फ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान में जिनको अवेलेबल है, वरना मोस्टली को अवेलेबल ही नहीं है। कंपल्सरी इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस मिलना उनको। पेंशन ड्यूरिंग लॉन्ग इलनेस ऑफ द ब्रेड यानी ब्रेड विनर, जो जिन गरीब लोग हैं या जो वर्किंग काम कर रहे हैं उनको पेंशन देना और इंश्योरेंस देना, ये इसमें शामिल है। सूटेबल कंपनसेशन यानी रायत देना इन केस ऑफ डेथ और लॉस ऑफ लिम्स, अगर उनके हाथ पाँव अब अगर वो खो देते हैं, मजूर हो जाते हैं, उस केस में या उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिलीज़ को जो है कंपनसेशन देना, ये इसमें वांट्स में शामिल है। मैयड विच विल बी रिड्यूस्ड, जो कि रिड्यूस कर देती हैं वांट, ज़रूरत या कमी को रिड्यूस कर देती हैं एक पर्सन के। बाकी उसके जो हमें अगर किसी के हाथ पाँव चले गए हैं, मतलब ज़ाया हो गए हैं, मजूर हो गया है वो, तो वो चीज़ उसको
वांट को जो उनको पैसे देंगे वो उस चीज़ को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ज़रूरत जो है ना उसको कुछ हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। यह बहुत फॉर्चुनेट ग्रुप है जिसको ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आ जाएगा वांट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हेल्थ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्थ फंक्शंस इन द कैरी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट हेल्थ के जितने भी काम हैं या जितने भी सिस्टम हैं वो कौन कैरी आउट कर रहा है और कैसे मैनेज हो रहे हैं। हेल्थ फंक्शंस इन द कंट्री आर कैरिड आउट बाय, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हेल्थ डिवीज़न एट फेडरल लेवल एंड हेल्थ डिवीज़न एट प्रोविंशनल लेवल। ठीक है, सूबे के लेवल पे और सेंटर के लेवल पे ये दो काम होते हैं। हेल्थ प्रोविजन एंड फेडरल लेवल पे कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन फेडरल लेवल पे हो गई। प्रोविंशनल लेवल पे प्रोविंशनल हेल्थ डिपार्टमेंट्स एट प्रोविंशनल लेवल। दो चीज़ों से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट है हेल्थ डिवीज़न। अब बात करते हैं कि हेल्थ काम तो इन दो से हो रहे होते हैं, उसके आगे जो है डिवीज़न किस किस तरह मैनेज की हुई होती है। द स्टाफ ऑफ द हेल्थ डिवीज़न कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्टेड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। सबसे पहले इसमें आपने सिर्फ ये समझना है कि हेल्थ डिवीज़न होता क्या है। ठीक है, हेल्थ डिवीज़न होता है कि लोकल और लार्जर गवर्नमेंट जो होती हैं कंट्री में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपस में डिवाइड कर देना कि इसने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, इसने ये करना है हेल्थ के लिहाज से, उस चीज़ को हम हेल्थ डिवीज़न कहते हैं। अब स्टाफ की हमने सबसे पहले इसको पॉइंट आउट करना है कि सबसे इसमें जो हेल्थ डिवीज़न का मेन फंक्शन, जो मेन स्टाफ है वो कौन है? वो है इलेक्टेड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। यानी इलेक्टेड मतलब जो सिलेक्ट किया होगा, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। हर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के अपना एक सेक्रेटरी होगा, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ असिस्टेड बाय टेक्निकली क्वालिफाइड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का अपना एक सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ होगा, जो रखा किसने होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ हैज़ अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल। अब हर डायरेक्टर जनरल के पास अपना एक डिप्टी डायरेक्टर जनरल होगा फॉर पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, फॉरेन एड एंड ड्रग्स एंड स्टोर्स। ईच डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। एक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होगा, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के पास एक सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ होगा जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ने रखा होगा उसे, यानी काम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सेलेक्ट करेगा उसे। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ के पास अपना एक डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ होगा। डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ के पास अपना एक असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ होगा, उसके नीचे जो है बाकी स्टाफ आ जाएगा। द मेडिकल एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हैज़ आल्सो अ नर्सिंग एडवाइज़र। अब जो मेडिकल एजुकेशन कंपोनेंट होंगे, हमने फर्स्ट पॉइंट पे देखें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में आएगा द मेडिकल एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ अ हेल्थ आल्सो हैज़ अ नर्सिंग एडवाइज़र। एक नर्सिंग एडवाइज़र होगा जो नर्सिंग के सारे क्रेडिट को देख रहा होगा। एंड हेल्थ एजुकेशनल एडवाइज़र, और हेल्थ एजुकेशनल एडवाइज़र भी होगा जो हेल्थ के बारे में एडवाइस करेगा, कोई भी नई पॉलिसीज़ बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ आल्सो अ ड्रग इंस्पेक्टर फॉर क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ ड्रग। ड्रग इंस्पेक्टर होगा जो ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। एक चीज़ रहेगी सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के टॉपिक भी हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे इसी चैप्टर में। सोशल वेलफेयर वो होते हैं जो फ़ंड क्रिएट करके, फ़ंड कलेक्ट करके डिफरेंट एजेंसी से, फॉरेन एजेंसीज हों या डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं उनसे फ़ंड कलेक्ट करते हैं और सोशली तौर पर काम करते हैं, उसे सोशल वेलफेयर कहते हैं। फंक्शन ऑफ हेल्थ डिवीज़न। अब जो हेल्थ डिवीज़न बनाई है इसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिसी मेकिंग इन हेल्थ मैटर्स, कोई भी हेल्थ का मैटर्स होगा उसमें पॉलिसी बनाएंगे। हेल्थ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, हेल्थ की प्लानिंग करेंगे और उसमें कोऑर्डिनेशन, यानी किसने क्या काम परफॉर्म करना है वो कोऑर्डिनेट करेंगे उसको। मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन थ्रू पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एंड नर्सिंग, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन बाय पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, PNC जिसे कहते हैं। लाइसेंस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उनको लाइसेंस देंगे एंड ड्रग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स जो हैं उसको कंट्रोल करेंगे। फॉरेन एड एंड मेडिकल एजुकेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन
अफेयर्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ फॉलोशिप। अगर इसके फंक्शन में आप ये वाला पॉइंट नहीं भी ऐड करते हैं तो भी इट्स ओके, बट अगर ऐड करते हैं तो देन इसको समझ लें कि फॉरेन एड्स या मेडिकल एजुकेशन, कोई भी बाहर से आपको इमदाद आ रही है वो चीज़, या मेडिकल एजुकेशन के हवाले से कोई भी चीज़ है, उसको आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे फॉरेन अफेयर्स के साथ मिलके। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी बाहर के मुल्कों में जो मिनिस्टर होंगे, आप उनके साथ इकनॉमिकली भी और एजुकेशनली तौर पर भी, ठीक है, आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। उनको फॉलोशिप जो होगी यानी नेक्स्ट एक दोस्ती की जो होती हैं या ट्रेड जिसे कहते हैं, उस चीज़ को चलाने के लिए आप ग्रांट यानी इशू लेंगे। ग्रांट इशू किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी चीज़ आए, या फिर एजुकेशन के हवाले से, या किसी भी कोई अगर आपने उनसे मशवरा लेना है उस फॉलोशिप के लिए, आपको ग्रांट जो है वो इशू करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है। प्रोविज़न ऑफ ग्रांट्स यानी इजाज़त देना, इन एड्स यानी कि कोई भी एड, फर्स्ट एड जो कोई भी चीज़ है उस चीज़ में उसको इजाज़त देना। इन प्रिवेंशन हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन हेल्थ लेवल के ऊपर किसी भी फर्स्ट एड के काम में उनको जो है ना वो ओके करना, उनको जो है ना इजाज़त देना, वो भी इसके काम में शामिल है। अब हेल्थ डिवीज़न एट फेडरल लेवल पे कंप्लीट हो गया। हेल्थ डिवीज़न प्रोविंशियल लेवल पे करते हैं, उसमें आ जाएगा प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट। प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली फेडरल लेवल के जो है वो वैसा ही है, उसमें बस थोड़े से स्टाफ जो है वो इंक्रीज़ होता है। प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स आर हेडेड बाय इलेक्टेड मिनिस्टर इन ईच ऑफ द प्रोविंशन। इलेक्टेड मिनिस्टर तो हमने उसमें भी पढ़ा है, इसमें भी है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे है तो हर सूबे में जो है ना वो मिनिस्टर होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, इन तीनों सूबों में जो है ना वो एक एक मिनिस्टर होगा। ईच मिनिस्टर हैज़ अ सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, एज हमने प्रीवियसली पढ़ा है, ये हर मिनिस्टर के पास अपना एक सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ होगा, जो किसने डिज़ाइन किया होगा, क्वालिफाइड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उसने उसको अपॉइंट किया होगा। अब डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के पास अपना एक डिप्टी डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर के पास अपना एक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ होगा। उसके अलावा अब यहाँ से तब्दीली है कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है प्लस डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ है प्लस टाउन हेल्थ ऑफिसर है, ठीक है, एंड असिस्टेंट टाउन हेल्थ ऑफिसर होगा। चार चीज़ें। अब वहाँ पे था कि डिप्टी डायरेक्टर के पास अपना एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो हेल्थ होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड हैं कि डिप्टी डायरेक्टर के पास असिस्टेंट डायरेक्टर भी होगा, डायरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ भी होगा, टाउन हेल्थ ऑफिसर भी होगा और असिस्टेंट टाउन हेल्थ ऑफिसर भी इसमें इसके अंडर काम करेंगे। असाइड फ्रॉम द अबव मेंशन स्टाफ, इस स्टाफ के अलावा ईच डायरेक्टरेट हैज़ अंडर इट्स कंट्रोल अ प्रोविंशियल चीफ ऑफ मलेरिया कंट्रोल, chemical examiner with the laboratory services for medical legal examination and director nursing। इसके अलावा इसके पास अंडर कंट्रोल में कौन सा स्टाफ होगा, एक मलेरिया कंट्रोल, केमिकल एग्जामिनर विद लेबॉर्टरी सर्विसेज प्लस डायरेक्टर नर्सिंग, ये तीन इसके जो है वो भी इसके अंडर कंट्रोल होंगे। ये कुछ स्टाफ जो है इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी एग्जैक्टली बिल्कुल उसी की तरह है। इतना इसमें याद करना है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है एज है लेडी हेल्थ विजिटर्स आर मोस्टली कंसर्न विद द डायरेक्टर नर्सिंग एंड डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, देयर ड्यूटीज आर शोन टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर सो दैट LHV मे बी फेमिलियर विद दिस। अब उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर नर्सिंग की अभी जो हमने बात की है और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की जो हमने बात की है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो नेक्स्ट मेंशन की हुई हैं इसी चैप्टर के एंड पे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और समझ आ गई हो डियर स्टूडेंट्स। ग्रेट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।